हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मॉडल से संबंधित। इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एग्ज़ाम में यानी 2025-26 में जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, टोटल कितने सवाल होंगे, किस किस तरह का सवाल होगा, एक से कितने नंबर तक एक नंबरिया सवाल होगा, उसके बाद 2 नंबर का सवाल होगा, फिर 3 नंबर का सवाल होगा, क्या 4 नंबर का सवाल होगा कि नहीं होगा, 5 नंबर का सवाल तो रहेगा ही, क्या 6 नंबर का भी सवाल रहेगा, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ कुछ सवाल लिख के रखे हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल जो सवाल होगा वो कितने होंगे। तो याद रखेगा, कुल जो प्रश्न होगा, कुल इसमें हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, कुल प्रश्न 52 होगा, यानी 1 से 52 तक सवाल होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से 52 तक। अब उसमें से 4 खंड बटा हुआ होगा, यानी अगर देखा जाए तो ग्रुप अगर देखें तो उसमें 4 ग्रुप होंगे, A, B, C, D। यानी अगर हम ग्रुप को देखें तो A, B, C और D, इस तरह का 4 ग्रुप होगा। अब फर्स्ट ग्रुप, इसको हम लिख देते हैं यहां ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब हम लोग को यह जानना है कि टोटल यानी कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो तो 52 है, लेकिन हमें यह जानना है कि उसे 4 ग्रुप में बांटने के बाद ए में कितने सवाल होंगे और वो किस किस तरह का सवाल होगा। तो याद रखेगा, ग्रुप ए में जो है वो बहुविकल्प होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। यहां इसमें 1 से लेके 30 तक सवाल होगा। किसमें? तो ग्रुप ए में 1 से 30 तक। उसके बाद जैसे 31 से स्टार्ट होता है, तो 31 के बाद यानी ग्रुप बी की बात करें तो ये शुरू होगा 31 से 31, 32, 33, 34, इस तरह से 38 तक उसको कहेंगे ग्रुप बी। यानी ग्रुप बी में 31 से 38 तक। उसके बाद हम लोग सवाल को भी देखेंगे कि क्या को सवाल टोटल हो रहा है। उसके बाद आता है सी, यानी ग्रुप सी में अगर देखें तो 39 से स्टार्ट होगा और वो 46 तक जाएगा, यानी 39 से 46 तक। उसके बाद एक आता है ग्रुप डी, चलो इसको हम यहीं लिख देते हैं 47 से 52 तक। यानी इस तरह से 4 ग्रुप में बटे हुए होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब हमें देखना है ग्रुप ए में तो 1 से 30 तक, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 29 नंबर, लास्ट 30 नंबर, यानी 1 से लेके लगातार 30 नंबर तक जो सवाल होगा वो ग्रुप ए का सवाल होगा। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इस तरह करके 38 तक का जो सवाल होगा वो ग्रुप बी में होगा। उसके बाद 39 से 46 नंबर तक का जो सवाल होगा वो ग्रुप सी का होगा और ग्रुप डी में 47 से 52 सवाल होगा। अब हमें यह जानना है कि ग्रुप ए में जो 1 से 30 तक होगा वो किस तरह का सवाल होगा और वो कितने नंबर के होंगे। तो इसमें जितने भी सवाल होंगे उस पे यानी हर एक सवाल पे 1-1 नंबर का होगा और वो बहुविकल्प होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। यानी इसका एक सवाल होगा, उसमें 4 ऑप्शन, आपको जो सही लगेगा उसमें टिक लगाना है। तो इसमें 1 यानी 1 नंबर होगा और 30 सवाल, तो इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए कितना हो गया? 30 नंबर यानी 30। आगे 31 से 38 तक अगर हम देखें, 31 को भी शामिल कर लेना है और 38 को भी शामिल करना है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी 31 से अगर 38 तक देखें तो उसमें टोटल 8 सवाल आ रहे हैं, लेकिन हमें 8 सवाल का वहां जवाब नहीं देना है, हमें वहां कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी है 8 और जवाब देना है कितना? 6 का, और ये रहेगा 2-2 नंबर का, यानी 2 नंबर का रहेगा और सवाल है 8 लेकिन हमें जवाब देना है 2 का, 6 का। तो 2 गुना 6 कितना हो गया? 12, यानी ये 1 नंबरिया सवाल था और ये क्या है? 2 नंबरिया सवाल। उसके बाद आता है 39 से 46। अगर आप 39 से 46 देखें, 39 को भी गिन लेना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इसमें भी टोटल 8 प्रश्न आ रहे हैं। 8 में से हमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये होगा 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से हमें 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 3 और 6 को गुना कर देंगे कितना? 18, तो टोटल 18 नंबर हो गया और ये 3 नंबर यह सवाल होगा। उसके बाद क्या 4 नंबर का भी सवाल होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 5 नंबर का सवाल होगा, उसके बाद 6 का भी नहीं होगा।
अब आगे हम लोग को देखना है ग्रुप डी में 47 से 52 तक। तो 47 से अगर 52 तक देखें तो 6 सवाल है, यानी 6 सवाल उसके अंदर आएंगे और उसमें से हमें 4 सवाल का जवाब देना है। तो 4 सवाल का अगर हमें जवाब देना है और एक सवाल 5 नंबर का रहेगा तो 4 पंचे कितना हो गया 20। तो ये हो गया 5 नंबरिया, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन, 3 नंबरिया क्वेश्चन और डायरेक्ट 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा। यानी 1 नंबर वाला 30 को सवाल होगा, एक नंबर का। 2 नंबरिया क्वेश्चन टोटल 8 सवाल होगा, जिसमें हमें से 6 का जवाब देना है और 2 नंबर का कितना आएगा 12 नंबर आएगा। इसी तरह 3 नंबरिया सवाल टोटल 8 वो होगा, उसमें से हमें फिर 6 का सवाल जवाब देना है, उसमें भी 3 करके अगर होगा तो 18 हो जाएगा। और 5 नंबरिया सवाल में टोटल 6 प्रश्न होंगे, उसमें से हमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और इस तरह से 20 नंबर, यानी अगर टोटल को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 80, यानी जो पूर्णांक होगा, कुल पूर्णांक होगा वो 80 होगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल का जो है वो 20 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो टोटल यानी कुल कितना हो जाएगा इस तरह से 100, यानी प्रैक्टिकल 20 और थ्योरी जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। यानी आप लोग जो बोर्ड सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, यानी आपका जहां सेंटर पड़ेगा उसमें आपको 80 नंबर का ही एग्जाम देना है और 20 नंबर आपके स्कूल से दिए जाएंगे। तो इस तरह से इसके बारे में याद रखना है। इसमें टोटल सवाल 30 को है, इसमें 6 वो सवाल रहेंगे, 6 नहीं 8 सवाल रहेंगे, इसमें भी 8 सवाल रहेंगे और इसमें रहेगा 6 सवाल। तो इस तरह से आप जोड़ के देख सकते हैं कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितना होगा 52 होगा। ये 4 ग्रुप में बांटा गया है ए बी सी डी। 1 नंबर में यानी ग्रुप ए में जो सवाल होगा 1 से 30 तक वो बहुविकल्प होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरह से उसके बाद 2 नंबरिया सवाल होगा 31 नंबर के बाद से 38 तक, उसके बाद 39 से 46 तक 3 नंबरिया सवाल होगा और 47 से 52 तक 5 नंबर का सवाल होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी 1 से 30 के बीच में ही बात करेंगे। उसमें हम कुछ सवाल लिख के रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हम जो यहाँ सवाल लिखे हैं 1 से लेकर 7 तक लिखे हैं। हम इसमें ऑप्शन भी लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को समझने में और आसानी होगी। चलिए हम एक सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। आप लोग के पास अगर मॉडल पेपर है तो आप लोग मॉडल पेपर में भी देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सवाल से शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 16 के शून्यांक क्या है। यानी ये दिया गया सवाल है जेड स्क्वायर माइनस 16। और एक चीज हम बता दे रहे हैं, ये जो सवाल होगा यानी 1 से 30 तक वो बहुविकल्प होगा, यानी टिक लगाने वाला सवाल होगा। तो इसमें सब्जेक्टिव की कोई बात ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसको हमें कम से कम टाइम में आंसर कैसे पता करना है, यानी उस तरह से सॉल्व करेंगे। खैर हमें यहाँ सॉल्व करने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना रहेगा। और आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस समय आपको किसी को समझाना नहीं है, तो कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए एक पेपर भी दिया जाएगा, रफ यानी रफ कार्य के लिए एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 16 के शून्यांक क्या है। यानी इस जेड की जगह हम क्या रख दें और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16। अब पहली सवाल यही है, चलो यहां शुरू करते हैं। हमारे पास जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर बराबर माइनस है 16। अब इसी से पूछ रहा है कि जेड का क्या मान होगा। जेड स्क्वायर माइनस 16 बराबर जेड है, जेड स्क्वायर माइनस 16 दिया गया सवाल है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो जो सवाल दिया गया है उसको 0 के बराबर मान लेना है। तो जेड स्क्वायर बराबर ये 0 का 0 रह जाएगा, इसको उधर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर बराबर 0 और 16 को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 16। जैसे हम जेड में स्क्वायर हटाएंगे इधर यानी इधर प्लस माइनस और रूट अंडर क्या आ जाएगा 16। अब यहां देखते जाए प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहेगा और रूट 16 का जो मान है वो होता है 4, तो क्या हो जाएगा 4। यानी जेड का 2 गो मान आएगा, एक प्लस का आएगा 4 और एक आएगा माइनस का 4। तो इस तरह से आप प्लस माइनस 4 जहां है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। तो 1 नंबर का जो आंसर हमारा होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। तो चलिए देखते हैं प्लस माइनस 4 कहां है, यहां है। यानी इस तरह से हम देखें तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल हमारे पास है कि बिंदुओं P 06 Q 70 और R 50 में से कौन एक्स अक्ष को काटती है, यानी कौन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो ये जब भी सवाल इस तरह का रहेगा तो उसमें हमें याद रखना है कि जिस मान लिया जाए कोई बिंदु A है, ये 3 0 है और एक बिंदु है B और ये 0 6 है।
अब इन दोनों में देखेंगे कि ये 3 0 और 0 6 में ये किसका क्या मान दिया गया है। ये जो है इसको x कहेंगे और इसको y कहेंगे, फिर इसको भी x कहेंगे और इसको y कहेंगे। तो याद रखना है कि अगर x का मान 0 आ जाए तो y को प्रतिच्छेद करेगा, यानी अगर x का मान 0 आ जाए तो y को प्रतिच्छेद करेगा, और अगर x का मान 0 के जगह y का मान अगर 0 आ जाएगा तो उसमें x को प्रतिच्छेद करेगा। अब यहां देखें y का मान 0 आ गया तो किसको प्रतिच्छेद करेगा, x को, यानी 3 0 किसको प्रतिच्छेद करेगा, x को। और ये जो 0 6 है, अब यहां देखेंगे x का मान 0 है, यानी x के जगह 0 है। अगर x के 0 जगह 0 रहेगा तो y को प्रतिच्छेद करेगा, यानी उल्टा। तो x के जगह 0 है यानी y को प्रतिच्छेद करेगा, और यहां y के जगह 0 है, इसका मतलब x को प्रतिच्छेद करेगा। अब हमें यहां सवाल में समझना है कि सवाल कहता क्या है। बिंदु P 0 6 Q 7 0 और R 5 0 में से कौन x को प्रतिच्छेद करती है, यानी कौन x को काटती है। अब हमें यह देखना है कि यहां क्या बताए थे, x में 0 होने का मतलब y को प्रतिच्छेद करता है, और y में 0 होने का मतलब x को प्रतिच्छेद करता है। तो हमें उसी को चुनना है जो x को प्रतिच्छेद करता है। तो x को कौन प्रतिच्छेद करेगा, अगर y का मान 0 होगा। अब देखिए यहां ये x है और ये y, तो यह y का मान कितना है 6, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये x है और ये y का मान कितना है 0, तो y का जब मान 0 होगा इसका मतलब वो x को प्रतिच्छेद करेगा। तो एक बिंदु क्या हो गया q, यानी एक बिंदु q x को प्रतिच्छेद करता है, और एक यहां है x और ये क्या है y, फिर y का मान 0 है, इसका मतलब x को प्रतिच्छेद करता है। तो इन दोनों में से q और r किसको प्रतिच्छेद करेगा, तो x को प्रतिच्छेद करेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे q और r, एक नंबर में कह रहा है r नहीं, 2 नंबर में कह रहा है q, ये भी नहीं, 3 नंबर में कह रहा है r, ये भी नहीं, और डी में कह रहा है q और r। इस तरह से आप डी नंबर में टिक लगाएंगे, डी को चुनेंगे। तो चलिए हम अब लोग अगला सवाल देखते हैं, यानी 3 नंबर का सवाल। अब 3 नंबर का सवाल हमारे पास है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्याएं होती है। कह रहा 2 को मेरे पास समपरिमेय संख्या है और उन दोनों समपरिमेय संख्या के बीच कितनी विषम संख्या हो सकती है। यह सवाल में नहीं कह रहा है कि 2 समपरिमेय और लगातार, यानी 2 क्रमागत समपरिमेय अगर कहता तो जैसे एक सवाल हम लिए हैं 6, तो ये वो लिखते हैं 8, क्योंकि 6 के बाद अगर कोई सम संख्या है तो वो 8 है, यानी 6 के बाद। ऐसे तो 6 के बाद बहुत सारा है, लेकिन 6 के बाद और सबसे करीब में अगर कोई सम संख्या है तो वो कितना है, 8 है। अब सोच के देखिए इन दोनों के बीच कितनी विषम संख्या है। तो 6 के बाद आप कहेंगे 7, उसके बाद 8, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या। लेकिन यहां इस तरह नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 समपरिमेय संख्याओं के बीच, यानी 2 को कोई भी सम संख्या लिखना है, उसके बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है कम से कम। अधिक से अधिक कितना होगा उसके बारे में नहीं पूछा गया है, कम से कम कितना हो सकता है। तो कम से कम एक तो हो ही सकता है, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक सम संख्या है 2, अब इसके बाद एक हम संख्या लिखते हैं 10। अब 2 और 10 के बीच में बहुत सारा विषम संख्या है, जैसे 3, 5, 7, 9, ये सबका सब विषम संख्या है। तो बहुत सारा 1 2 3 4 है। अगर यहां 10 लिखे, हम सोच के देखिए अगर वहां 100 तक लिखते तो 2 और 100 के बीच में और भी बहुत सारा विषम संख्या हो सकता है। तो सवाल में कहा था कि कम से कम कितना होगा, तो कम से कम 1 तो जरूर होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 2 समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या होती है, तो कम से कम 1 तो होगा ही होगा। अधिक से अधिक अनंत हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 होगा। तो चलिए अब हम लोग को 4 नंबर का सवाल देखना है। 4 नंबर का सवाल हमारे पास है, 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यानी अगर 2 लगातार संख्या लेंगे और उन दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, सवाल में ये पूछा जा रहा है। जैसे मान लिया जाए हम 2 लगातार संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 5 और एक लेते हैं 6। अब इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ मतलब मौसो अगर निकालें तो उसका आंसर क्या आएगा उसके बारे में बात करना है। तो 5 की जगह 5 लिखते हैं। अब 5 को क्या हम 1 गुना 5 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब ये जो 6 है, 6 को हम 1 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, 1 और 2 को गुना करेंगे 2, फिर 3 से गुना करेंगे 6। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है उसी को मौसो कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या मिला हुआ, 1।
यानी इसका जो आंसर होगा यानी एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। चलिए और एक सवाल में देखते हैं, क्या सब में 1 होता है? मान लिया जाए मेरे पास एक संख्या 9 है और एक संख्या 10 है। अब 9 को हम क्या लिखें? पहली बात तो 1 लिखना ही लिखना है, सब में होता है। उसके बाद 3 गुना 3, अब इन तीनों को अगर गुना करेगा 9 आ जाएगा। आगे 10 को 1 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा। अब बताइए इन दोनों में क्या मिला, यानी दोनों में ऊपर और नीचे में देखना है क्या मिल रहा है। ये दोनों 1 मिल रहा है, इसका मतलब 1 होगा। इसमें भी एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका मतलब कोई 2 लगातार अगर संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका हमेशा एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 3 5, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 1 होगा, यानी 1 नंबर सही है। अगला सवाल कह रहा है 2 चरों, एक चर का नाम y है, एक का z है, मैं रेखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? ये जो दिया गया है समीकरण, रेखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c, पहले हम इसमें दिखा दे रहे हैं ये है क्या? ay प्लस bz प्लस c बराबर 0। ये कोई रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है, यानी ये a के जगह हम कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 2 और ये y के जगह y, प्लस b के जगह फिर कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 3 लिख दिए, और यहां z। c के जगह भी कोई संख्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए 5 लिख दिए, और बराबर 0। अब इस सवाल में से y और z का कितने मान हो सकते हैं? अब याद रखेंगे जब भी 2 गो सवाल होगा, यानी 2 गो चर रहेगा, जैसे और एक सवाल लेते हैं, मेरे पास x प्लस 2 बराबर 10 है। अब कहेगा इसका जो शून्यांक होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या बार आएगा? तो इसका आंसर एक ही बार आएगा। जैसे x बराबर 10, इसको उधर कर रहे हैं माइनस का 2, x बराबर 10 में से 2 को घटाएंगे कितना हो गया? 8, यानी x का मान 8 आया, एक बार आया। लेकिन अगर y प्लस जेड या x प्लस वाई या m प्लस n इस तरह का अगर 2 चर रहेगा और उसमें अगर सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितने हल संभव हैं, तो उसके अनेक हल संभव हो सकते हैं। क्यों हल अनेक हल हो सकते हैं? और एक हम उदाहरण लेके बता रहे हैं, जैसे मान लिया मेरे पास x प्लस वाई बराबर अगर 10 है। अब इसमें कहेगा कि x और y का मान बताइए, यानी x और y का मान कितना बार हो सकता है अधिकतम, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि अधिकतम कितना आंसर हो सकता है। जैसे मान लिया जाए x या y, अब मान लिया जाए y का ही मान हम 1 रखते हैं, x का कुछ मान आएगा, जैसे x प्लस वाई की जगह 1 रखते हैं बराबर 10, x बराबर ये 10, इसको उधर कर देंगे माइनस से, x बराबर कितना हो गया? 9। यानी अगर y का मान 1 रखते हैं, x का मान 9 आता है। अब अगर मान लिया जाए y का मान अगर 2 रखते हैं तो यहां आएगा 2, अब 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 8। यानी अगर y का मान 2 रख रहे हैं तो x का मान 8 आ रहा है। सोचिए अगर y का मान 3 रखते हैं तो x का मान 7 आता। इस तरह अगर हम y का मान रखते जाएंगे तो x का भी मान आते जाएगा। इससे हमें एक चीज सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब x का मान या y का मान जितना बार रखेंगे x का मान उतना बार आएगा। इसका मतलब इसका जो हल होगा वो क्या होगा? अनंत होगा, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है कितना होगा। तो यहां भी वही कह रहा है, अगर इसमें से y का मान रखेंगे तो z निकलेगा, और z का मान रखेंगे तो y निकलेगा। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे y और z का मान तो कितना बार हल हो सकता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है कितना बार हल हो सकता है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है 1 बार नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनगिनत, यानी जितना बार सॉल्व करेंगे उतना बार आंसर आएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होती है? तो सबसे पहले हमें जानना है ये संगत और असंगत होता क्या है। एक होता है संगत और एक होता है असंगत। ये संगत असंगत आप देखे होंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में से एक होता है प्रतिच्छेद, एक होता है समांतर और एक होता है संपाती। उसके बारे में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये संगत और असंगत होता क्या है। जैसे प्रतिच्छेद की अगर हम बात करें, प्रतिच्छेद का मतलब होता है 2 ऐसे रेखिक समीकरण दिए हुए हैं और उन दोनों का जब ग्राफ खींचा जाए तो एक रेखा दूसरे रेखा के साथ इस तरह से कट जाएगा, उसको कहेंगे प्रतिच्छेद। यानी प्रतिच्छेद का चिन्ह कुछ इस तरह का रहेगा। आगे हम लोग को जानना है समांतर। समांतर का मतलब होता है 2 रेखाओं को अनिश्चित या अनंत लंबाई तक खींची जाए और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है
उसी को कहते हैं समांतर, यानी समांतर इस तरह का होगा। आगे होता है संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के बाद और एक अगर रेखा डाल दिया जाए, ये कोई रेखा है या रेखाखंड है, अब इसके ऊपर और एक रेखा अगर खींच दिया जाए, इसी को कहते हैं संपाती। अब हमें जानना है कि संगत और असंगत किसको कहेंगे, यानी संगत क्या है और असंगत क्या है। संगत का मतलब होता है यानी साथी, यानी अगर दो रेखा एक दूसरे से सट रहा है उसको कहेंगे संगत, और अगर दोनों रेखा एक दूसरे से नहीं सट रहा है उसको क्या कहेंगे, असंगत। आप यहां देखिए प्रतिच्छेद में, क्या ये मान लिया जाए इस रेखा का नाम ए दे रहा है और इस रेखा का नाम बी दे रहे हैं, क्या रेखा ए और रेखा बी एक दूसरे से सट रहा है? तो आप देख पा रहे हैं यहां सट क्या, प्रतिच्छेद होकर यानी छेद करते हुए पार हो गया, इसका मतलब एक दूसरे से सटा हुआ है। और जब एक दूसरे से सटेगा उसी को क्या कहेंगे, संगत, यानी साथी है। अगला, ये दोनों रेखा क्या लग रहा है, आपस में कहीं सटा है या आभास हो रहा है कि आगे भविष्य में जाके कहीं सटेगा, तो कहीं नहीं टच होगा। क्यों नहीं टच होगा? समांतर का परिभाषा ही यही कहता है कि अगर दो रेखाओं को अनंत लंबाई तक खींचा जाए तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कभी भी नहीं कटेगा, यानी कभी भी नहीं सटेगा। तो इन दोनों के बीच जो खाली जगह है वो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे इन दोनों को अनंत लंबाई तक खींच दिया जाए। यानी इसको और इधर बढ़ाएं, इसको भी अगर और इधर बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो हमेशा बराबर होगा। तो क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे से सटा हुआ है, यानी टच में है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, असंगत। आगे हमें देखना है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर और एक रेखा खींच देना, इसका मतलब इसमें तो और बढ़िया से सटा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर है दोनों, इसका मतलब ये भी क्या है, संगत। तो किस किस स्थिति में संगत और किस में असंगत होता है? तो समांतर में असंगत होगा और प्रतिच्छेद और संपाती में क्या होता है, संगत। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। सवाल कह रहा है संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होती है? तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद भी हो सकता है, संपाती भी हो सकता है। तो यहां ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ, प्रतिच्छेद नहीं, बिल्कुल प्रतिच्छेद सिर्फ नहीं होगा, संपाती भी हो सकता है। अगला है समांतर, उसके बाद समांतर नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है संपाती और इसमें है कोई नहीं, यानी इसका जो ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे दोनों दिया हुआ होना चाहिए था, यानी प्रतिच्छेद और संपाती, क्योंकि प्रतिच्छेद भी संगत है और संपाती भी संगत है। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है x² - 5x + 6 = 0 का मूल क्या है, यानी इनमें से x का जो मान है वो क्या है। यानी 0 यहां रखेंगे तो पूरा टर्म को 0 कर देगा, या 3 रखेंगे तो 0 पूरा टर्म को 0 कर देगा, या अगर 2 रखेंगे तो 0 पूरे टर्म को 0 करेगा, या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास जो सवाल है x² - 5x, उसको यहां एक बार हम लिख देते हैं। मेरे पास है x² - 5x + 6 और बराबर 0। इसका करा मूल कौन है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। और एक चीज बताए थे, याद होगा इससे पहली वाली वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि x पर अगर घात 2 है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 बार आएगा। अब आप यहां देखें, यानी ये x का ही मान है 0। क्या ये संभव है? 3 संभव है, 2 संभव है, कोई नहीं संभव है क्या? यानी इसमें से देखेंगे क्या x पर घात 2, इसका मतलब इसका आंसर 2 बार होना चाहिए था, जबकि यहां 0 अगर है भी तो 1 बार है। आगे यहां अगर मान लिया जाए 3 इसका सही आंसर है भी तो 1 ही बार ना है। आगे अगर इसका आंसर 2 सही भी है तो भी ये 1 बार है, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार हमको इसको सॉल्व करते हैं। ये गुणनखंड विधि से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो याद होगा बताए थे कि x² का गुणांक जो होगा, यानी इसके पास कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x² का जो गुणांक होगा उसको अचर पद के साथ गुना कर देना है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये 2 × 3 में से हम इन दोनों को क्या करें कि -5 आ जाए। तो आप देखें कि इसमें से अगर हम -2 और यहाँ -3 लगाते हैं तो -5 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब इसको 1 लिखना जरूरी है, इसे हम x² लिख दिए, इसके जगह लिखेंगे -2x -3x और +6 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे x कॉमन है तो x - 2, यानी एक बार अगर आपको चेक करना है कि हम जो कॉमन लिए वो सही है कि नहीं, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। x को x से गुना करेंगे x² होगा, x को 2 से गुना करेंगे 2x होगा, इसका मतलब फिर से वो आ गया, सही है। आगे 3 और 6 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, इसके पास बच गया x। अब 3 का पढ़ा, यानी 3 का क्या बार टेबल पढ़ेंगे कि 6 आएगा तो 2 बार में। और एक चीज याद रखेंगे, यहां जो चिन्ह होगा
वही चिन्ह यहाँ देना है 2 बार और बराबर 0। अब हमारे पास जो 2 शून्यंक होंगे वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक, यानी x माइनस 2 और ये इसके साथ x माइनस 3 और बराबर 0। यानी x माइनस 2 है, इससे अगर हम x का मान निकालें तो 2 आएगा। x माइनस 3 है, इससे अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा। अगर आगे आप कहे तो हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर करेंगे प्लस का 2, x बराबर 0 और 2 2। आगे इसमें अगर सॉल्व करें x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर करेंगे प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो गया 3। एगो आया x का मान 2 और एगो आया x का मान 3। अब यहाँ आंसर में हमें देखना है कि इसका जो आंसर है वो कह रहा है 0 है। क्या 0 सही है? 3 2 कोई नहीं, 3 तो है, 3 है, लेकिन सिर्फ 3 नहीं है, इसके साथ 2 भी है। तो यहां 2 भी है, इसका मतलब एक साथ तो 2 ऑप्शन सही होता ही नहीं, इसलिए आप इसमें डी में टिक लगाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो एक साथ होगा। क्या 2 3 या 3 2, ये दोनों आंसर हो सकता है। इसका जो शून्यंक होगा ये दोनों होगा, यानी अगर इसमें इस सवाल में 2 अगर यहां रखेंगे तो भी पूरे टर्म को 0 करेगा, अगर 3 रखेंगे तो भी पूरे टर्म को 0 करेगा। आप कहें तो हम चेक करके भी दिखा सकते हैं। ये x 2 रख दीजिए यहां, तो यहां अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आप याद रखें 4 माइनस 5, और यहां भी 2 रखना है, 5 दूनी कितना हो गया 10 और प्लस का 6। अब सोचिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे 10 और ये माइनस का 10 में 10 को घटाएंगे 0 होगा कि नहीं? इसका मतलब ये भी आंसर सही है। आगे देखेंगे 3 रख के, क्या वो भी सही है? अगर हम यहां 3 रखें तो 3 का स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर मतलब 9। माइनस है, माइनस लिखेंगे 5 और यहां 3 रखेंगे तो 5 दिया कितना हो गया 15 और प्लस का 6। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 15 माइनस 15। अब 15 में 15 को घटाएंगे 0 हो रहा है, यानी 2 रखने पर भी पूरा टर्म को 0 कर रहा है, 3 रखने पर भी पूरे टर्म को 0 कर रहा है। इसका जो आंसर होगा वो 2 बार होगा, यानी 2 और 3 या 3 और 2 होगा। और यहां ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? केवल 3 मतलब केवल 3, 2 मतलब केवल 2, ना ही केवल 3 आंसर होगा और ना ही केवल 2 होगा, इसलिए कोई नहीं, उसमें हम टिक लगाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल था 1 से 7 तक, तो इस तरह से आप 1 से 7 तक को सवाल को आप लोग ने देखा, किस तरह लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में 8 9 10 इस तरह से। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल है वो 8 नंबर का सवाल है, कह रहा 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 202 हो। यानी यहां जो ऑप्शन दिया गया है इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15 और 17 है, 15 और 17, यानी 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास 15 और 17 है, तो 15 का अगर स्क्वायर करेंगे 225 होगा प्लस, अब ये 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। अब बताइए 225 और 289 को जोड़ेंगे तो क्या 202 होगा? नहीं, इसका मतलब 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो बी नंबर में, यानी 9 और 11 है। 9 का अगर वर्ग करेगा 81 होगा प्लस 11 का अगर करेगा 121 होगा। अब इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। इन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ें 121 को अगर 81 के साथ 1 1 2 हो गया, 8 और 2 10, 10 के 0 देखिए 202। इसका मतलब सवाल क्या कहता है? 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, यानी 2 लगातार भी होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए और प्लस वाला संख्या, उन दोनों का वर्ग करेंगे और अगर जोड़ेंगे तो 202 आना चाहिए। तो वो विषम संख्या क्या होगा? 9 और 11 होगा। 9 का वर्ग कर दिए 81, 11 का वर्ग कर दिए 121, दोनों को जोड़ने के बाद कह रहा है सवाल में 202 आना चाहिए, तो हमारे पास 202 आ गया किसमें? 9 और 11 में। यानी इस तरह से आप बी नंबर पे टिक लगाएंगे। ऐसे अगर आप इसमें भी देखेंगे तो नहीं आएगा। चलिए हम दिखा देते हैं। खैर सी नंबर का अगर ऑप्शन देखें तो सी नंबर का ऑप्शन है हमारे पास 13 और 15, यानी ये दोनों लगातार 2 विषम धनात्मक संख्या है। 13 का अगर वर्ग करेंगे तो 169 होगा। अब 15 का अगर करेंगे 225,
अब सोच के देखिए 169 और 225 को जोड़ेंगे तो क्या 202 होगा? यही 225 हो गया, तो 202 कहां से होगा? इसका मतलब ये भी नहीं। आगे है 11 और 13। डी नंबर का जो हमारा आंसर है, ऑप्शन है, वो 11,13 है। 11 का अगर हम वर्ग करें तो 121 होगा, प्लस 13 का अगर वर्ग करें 169 होगा। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10, 10 के 0, 6 और 2 8 और 1 बचा था 9। अब यहां बच गया 1 और यहां 1, यानी 290 हो रहा है, और वहां का रहा 202 होना चाहिए, यानी वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है? तो 9 और 11, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर का सवाल देखते हैं। 9 नंबर का सवाल हमारे पास है, निम्न में कौन एपी में नहीं है? सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एपी होता क्या है। एपी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोग किताब में देखे होंगे अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.1 में कि एपी कैसे निकाला जाता है। 5.2 में भी देखे होंगे एपी निकाला कैसे जाता है, यानी एपी में है या नहीं कैसे पता किया जाता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक श्रेणी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब हम ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो इसका नियम है कि दूसरा वाला टर्म में, यानी दूसरा वाला पद में पहला वाला को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो 4 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब इसमें से इसको घटाना है। 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब इसमें से इसको घटाना है। 8 में से अगर 6 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब सब में देखिए 2 2 आ रहा है, यानी सबके बीच का अंतर क्या है? बराबर। अगर ऐसा कोई सूची हो जिसमें सबके बीच का अंतर बराबर हो, सिर्फ 2 नहीं 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास है, यानी ऑप्शन दिया गया है, क्या ये समांतर श्रेणी है? यहां कारण नहीं वाला में टिक लगाना है, तो देखेंगे ये है या नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 4 में से 2 तो 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा। इसका मतलब ये वाला तो है, लेकिन वहां सवाल में कहता है कि कौन एपी में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है 1 9 17 25। चलिए हम इधर लिख देते हैं बी नंबर का ऑप्शन 1 9 17 25। अब इसमें से इसको घटाना है। अगर हम 9 में 1 को घटाएंगे तो 8 होगा। 17 में अगर 9 को घटाएंगे यहां भी 8 होगा। अब 25 में अगर 17 को घटाएंगे तो यहां भी 8 होगा। इसका मतलब ये भी तो तीनों में बराबर है, यानी ये जो दिया गया सूची है ये भी क्या है? एपी में। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एपी में नहीं है, तो ये एपी में, इसका मतलब ये नहीं होगा। सी नंबर का सवाल हमारे पास है, यानी ऑप्शन हमारे पास है -10 -10 -6 -2 और 2। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये -6 है, -6 फिर घटाना है, इसलिए घटा का चिन्ह दे रहे हैं, और यहां है -10 तो +10 हो जाएगा। अब ये जो है असल में ये है, यानी प्लस वाला पहले और माइनस वाला अगर बाद में लिख दें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब 10 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास वो 4 है। अगला में देखते हैं क्या उसके पास में डिफरेंस है 4 का है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये है -2, फिर घटाना है। अब उसके बाद है -6 तो +6 हो जाएगा। अब -2 और +6 असल में 6 - 2 है। अब 6 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 4। अब इसका भी अंतर 4 आ रहा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखते हैं उसमें कितना आ रहा है। अब हमारे पास है 2, घटाएंगे -2 तो प्लस हो जाएगा। अब 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसका भी अंतर है 4। अब यहां देखिए तीनों में 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। अगला ऑप्शन देखते हैं 1 4 9 16। इसमें देखते हैं 1 यानी डी नंबर 1 4 9 16। अब इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं 4 में से 1 तो 3 आएगा। 9 में से अगर 4 को घटाएंगे 5 आएगा। 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा। क्या ये तीनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब यही एपी में नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल है वो सवाल कहता है कि 1 4 7 10 डॉट 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 के 8वें पद का मान क्या, 28वें पद का मान क्या होगा? यानी 1 4 7 10 उसके बाद इस तरह से लिखते जाएंगे। 28 नंबर पे जो संख्या आने वाला है वो क्या होगा?
हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर 28वें पदों का मान ज्ञात करेंगे तो भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हम इसको लिख के अगर देखना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, यहां हम लिख देते हैं 1 4 7 10। आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि कितना यानी कितना कितना बढ़ रहा है। यहां 1 है, यहां 4, इसका मतलब 3 प्लस किया हुआ है। यहां 4 है, यहां 7 है, इसका मतलब इसमें भी प्लस 3 है। यहां 7 है, फिर इसमें प्लस अगर 3 करेंगे तब 10 होगा। अब सोचिए 10 अगर है तो अगला वाला जो होगा उसमें भी 3 प्लस करेंगे तो 10 और 3 कितना हो गया 13। 13 में 3 फिर 3 बढ़ाएंगे 16 होगा, फिर 3 बढ़ाएंगे 19 होगा, 19 में फिर 3 बढ़ाएंगे तो 19 और 3 22 होगा, 22 में बढ़ाएंगे 25 होगा, 25 के बाद 28 होगा। आगे लिखते जाएंगे, कहां तक हुआ 28, 28 के बाद फिर 3 बढ़ाएंगे तो 31 होगा, फिर 3 बढ़ाएंगे 34 होगा, फिर 3 बढ़ाएंगे 37 होगा, और फिर 3 बढ़ाएंगे 40, फिर 3 बढ़ाएंगे 43, फिर 3 बढ़ाएंगे 46, फिर 3 बढ़ाएंगे 49, 49 के बाद 52, 52 के बाद 55, 55 के बाद 58, 58 के बाद 61, 61 के बाद 64, 67, 70, 73, 73 के बाद 76, 79, 82, 85। हमें 28 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28वें वाला टर्म क्या हो रहा है 82। अब यहां देखिए कहीं 82 ऑप्शन है, यहां देखिए 82 है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 82 होगा। अब सोच के देखिए यहां 28वें पद कह रहा था, अगर 28वें के जगह 280 पद कहता तो आपका ये लिखते लिखते हालत खराब हो जाता। अगर सोच के देखिए 88वें पदों के जगह अगर यहां कहता कि 1000वें पद बताइए तो ये 1000वें पद लिखते लिखते हमको लग रहा है 1 घंटा लग जाता है। तो क्या आप एक सवाल को बनाने में 1 घंटा लेंगे और वहां टोटल जो समय रहेगा आपके पास वो 3 घंटे का होगा। आप सोच के देखिए क्या उसको इस तरह से लिख के बनाएंगे? यानी अगर छोटा होता, यानी 28वें के जगह अगर कहता 10वां पद बताइए, 6ठा पद बताइए, तो लिख के अगर इस तरह करते तो वो आसान होता, यानी समय की बचत होती। लेकिन अगर ये पद अगर ज्यादा पूछा जाए तो आप इस तरह ना लिखने के बजाय इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीकों को अपनाइएगा। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। 28वें पद का रहा, 28वें पद का मतलब होता है A28 और A28 का मतलब होता है A प्लस 27D, A प्लस 27D। अब ये A का मतलब होता है किसी भी सूची में जो सबसे पहला टर्म होगा उसे A कहेंगे। अब यहां देखिए 1 4 7 10 इन सब में सबसे पहले 1 है, इसका मतलब A का मान 1 है, रख दीजिए प्लस 27 और D के बीच में गुना है, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कोई भी सूची दिया हुआ रहेगा उसमें दूसरा वाला पद में पहला वाला पद को घटाएंगे। अब देखिए ये कोई सूची है, ये दूसरा टर्म है और ये पहला टर्म, दूसरा वाला टर्म में पहला वाला टर्म को घटाएंगे तो 4 में से अगर 1 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, यहां लिखेंगे 3। अब ये 1 का 1 रह जाएगा, पहले आपस में गुना करना है, 27 को 3 से गुना करना है, तो 3 को 7 से अगर गुना करेंगे 21 होगा, बच गया 2। अब 3 दूनी 6 और 2 8। अब 81 और 1 या 1 और 81 कितना हो गया 82। आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ये पद ज्यादा बड़ा रहेगा तब, छोटा रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख के भी देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इसका सही जो आंसर होगा वो 82 होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो बताइए भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पहले तो हमें समझना है कि इस तरह का 2 त्रिभुज है, मान लिया जाए एक त्रिभुज का नाम ABC है और एक त्रिभुज इससे बड़ा है पर दोनों क्या है समरूप है और इसका नाम PQR है। समरूप का मतलब होता है बड़ा छोटा हो सकता है, देखने में एक जैसा हो, यानी दोनों का रूप समान हो, उसी ही समरूप कहते हैं। कारण इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो है 16:81। हम इसलिए जानबूझ के इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा बनाए थे क्योंकि यहां छोटा संख्या है और ये बड़ा संख्या है,
इसका क्षेत्रफल 16 है और इसका क्षेत्रफल 81 है। अब सवाल में हमसे यह पूछा जा रहा है कि इन दोनों की जो संगत भुजाएं होगी उसका अनुपात क्या होगा। तो जब इस तरह का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और अगर भुजा के बारे में पूछा जाए तो ये जो है 16 का वर्गमूल निकाल देना। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो इसकी जो भुजा होगी संगत भुजा वो 4 होगा। अब 81 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा। तो संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो 4:9 होगा। अब ये 4 देखें आंसर में कहां है? आप देख सकते हैं 2:3 ये नहीं, 3:4 ये भी नहीं, 4:9 यानी ये सही है। कभी कभी सवाल इसके जगह यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16, 81, 9 देके उसकी भुजा यानी संगत भुजा दिया हुआ रहेगा और सवाल पूछा जाएगा कि बताए उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लिया जाए इसी सवाल में हम दिखा दे रहे हैं, वो भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे इसकी भुजा 3 है और ये 5 है। अब बताइए इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो कितना होगा। तो ये जो 3 है उसका वर्ग करना है। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9 और 5 का करेंगे कितना हो जाएगा? 25। अब इन दोनों को अनुपात में लिख देना है 9:25। यानी अगर भुजा दिया हुआ रहेगा संगत भुजा तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसकी संगत भुजा भी निकाल सकते हैं। यानी अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसका वर्गमूल निकालना है और अगर भुजा दिया हुआ हो तो उसका वर्ग कर देना, पता चल जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 4:9 होगा। यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों के बीच अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। इसका आंसर हो गया 4:9। सी नंबर सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल है यानी ये कर चुके हैं, ये रहा। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी जो भुजाएं होगी वो कितना सेंटीमीटर का होगा। पहले हम एक समचतुर्भुज का आकृति बनाते हैं, लेकिन ऐसा आकृति बनाना है जिसमें एक विकर्ण 12 और एक विकर्ण 16 हो। यानी एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होना चाहिए। तो चलिए एक आकृति बनाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है इसकी जो चारों भुजाएं की लंबाई होगी वो बराबर होगा, पर विकर्ण क्या होगा? बड़ा छोटा हो सकता है। मान लिया जाए ये कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा की लंबाई बराबर है। हम यहां मार्क भी लगा देते हैं, ये चारों बराबर। इसका नाम A B C D कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि A B C D लिखेंगे। आगे कहता है कि इसकी जो विकर्ण है एक विकर्ण 12 और एक विकर्ण 16 है। यानी विकर्ण मतलब ये डायगोनल यहां से यहां तक A से C एक विकर्ण हुआ और B से D दूसरी विकर्ण, यानी इसमें 2 विकर्ण होते हैं। अब अगर हम A को C के साथ मिला दिए और B को अगर D के साथ मिला दिए, यहां कहता है एक विकर्ण 12 और विकर्ण 16 है। अब बताइए A से C ज्यादा दूर है या B से D ज्यादा दूर है? आप कहेंगे कि B से D ज्यादा दूर है। इसका मतलब BD का मान 16 होगा, यानी ये वाला विकर्ण 16 होगा और ये वाला विकर्ण क्या होगा? 12। तो ये पूरा यहां से यहां तक 12 है। अब इसको हम यहां से यहां तक मिला दें, यानी ये वाला 16 है। अब एक चीज और गौर कर रहे होंगे, कोई भी अगर समचतुर्भुज है उन दोनों भुजा यानी उन दोनों का विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये जो विकर्ण और ये विकर्ण यहां से यहां और यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होती है, यहां से यहां और यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होती है। आप सोच के देखिए ये पूरा टोटल 16 था और कह रहा है ये जो BD है, मान लिया जाए इस जगह पे एक बिंदु O है, अब वो एकदम बीचों बीच में है, तो B से O और D से O लंबाई में बराबर होगा। यानी ये पूरा है 16, तो आधा कितना होगा? 8। यानी ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 होगा। अब इधर से कह रहा था 12 है और ये बीचों बीच में है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर है और पूरा 12 है। इसका मतलब ये 6 होगा और ये भी क्या होगा? 6 होगा। और एक चीज, यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको अगर हम अलग से बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। चलिए हम इसको यहां बना दे रहे हैं। ये B है, यहां B लिख दिए, O और ये C यहां लिख दिए। आप देखिए OC 6 है, या 6 लिख दिए,
OB या BO कितना है 8, 8 लिख दिए। इसका मतलब भुजा जो मेरा है वो BC है, यानी कर्ण है। अब हमें कर्ण निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का अगर वर्ग करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब अगर 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 6 का अगर वर्ग करेंगे 36 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, और 100 का अगर वर्गमूल निकाला जाए यानी रूट, तो कितना आएगा 10। तो यहाँ कितना होगा 10, यानी ये हो गया 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी इसकी जो भुजाएं होगी वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इसकी भुजा कितना होगी 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं 10 सेंटीमीटर कहाँ है, 19 ये नहीं है, 14 नहीं है, 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 नंबर का सवाल कहता है कि दो अक्षों के बीच को क्या कहते हैं। यानी हमारे पास दो अक्ष हैं, यानी कोई कार्तीय तल है उसमें दो अक्ष बने हुए हैं, ये और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये जो पूरा एक्स और एक्स डैश है इसे कहते हैं एक्स अक्ष, वाई और ये जो वाई डैश है इसे कहते हैं वाई अक्ष। तो कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे टच होता है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को मूल बिंदु या मूल कहते हैं। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि दो अक्षों के बीच को क्या कहते हैं। ये एक अक्ष है, ये भी एक अक्ष है, तो इन दोनों के बीच यानी इसके बारे में कह रहा है, इसको क्या कहते हैं तो मूल कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वाई अक्ष से ये नहीं, निर्देशांक नहीं, मूल, यही इसका सही ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का आप सवाल देखेंगे तो सवाल कहता है कि वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर बिंदु P है का निर्देशांक बताइए, यानी P का ही निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले एक हम अक्ष बनाते हैं, ये एक्स डैश वाई डैश। सवाल कहता है वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स पर एक बिंदु P है, तो बताइए कि P का निर्देशांक क्या होगा। सवाल कर रहा है वाई अक्ष, ये पूरा y यानी यहां से यहां तक y और यहां से नीचे y डैश, यानी पूरा y अक्ष है। कह रहा y अक्ष में 8 इकाई यानी 8 प्लस में, माइनस में नहीं दिया हुआ, ऊपर में 1 2 3 4 इस तरह का लिखेंगे तो 8 तक। चलिए हम उसको और लंबा करके लिख देते हैं। ये मान लिया जाए y, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। अब कह रहा है y में 8 इकाई, यानी यहां कोई बिंदु है, ध्यान से देखेंगे आप उस जगह पे। अब सवाल कहता है कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P है, यानी ये कोई x अक्ष है, ये इसमें कहीं एक बिंदु P है। अब ये बात हमें नहीं पता कि P कहां है, 1 में, 2 में, 3 में, 10 में, 20 में, 50 में, 0 में, कहां है, नहीं कर रहा है। सीधा सीधा कहता है कि y वाला तो 8 में है, पर P वाला कहां है ये मुझे नहीं पता। तो बताइए कि P का निर्देशांक क्या होगा। एक चीज आप याद रखें, x और y होता है। कह रहा है y कहां है 8 में, यानी ये 8 में, तो x यानी इस जगह P है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कहता है 8 0, 8 उसके बाद 0, लास्ट में आप देख पा रहे हैं 8 तो है, लेकिन यहां 8 नहीं, ये नहीं है, 0 5, 5 का कोई सवाल ही नहीं है। अगला देखते हैं 5 -5 -5 -5। अब एक चीज गौर करें, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब इनमें से हमें एक चीज ये गौर करना है, तो इस तरह से अगर हम 1 2 3 8 तक लिखेंगे तो यहां 8 होगा। इसी तरह अगर हम इधर भी लिखेंगे यानी सिर्फ प्लस वाला लिखेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ प्लस दिया हुआ है यानी 8 दिया हुआ। अब सोचिए इसको हम थोड़ा और इधर बढ़ा देते हैं, ये x है,
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब सवाल कहता है कि y से 8 इकाई, यानी अब इस तरह से ऊपर अगर जाएंगे तो लग रहा होगा कि y का मान यानी x y होता है तो y का मान 8 और x का जो मान होगा वो 0 होगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया से समझना है। कह रहा है कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर कोई बिंदु है, यानी ये है y, इधर से हम उधर जा रहे हैं 8 इकाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये y है, इधर जा रहे हैं इस तरह से। कहां तक जा रहे हैं तो कह रहा है 8 इकाई तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी और थोड़ा आगे यहां तक जा रहे हैं, यहां तक। तो ये वाला जो मेरा बिंदु होगा यानी ये, वो क्या होगा 8। अब आगे कितना ऊपर जाना है ऊपर उसके बारे में नहीं कह रहा, तो कितना ऊपर जाना है ये बात नहीं कह रहा, इसका मतलब वो 0 होगा। तो 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे तो ये क्या हो गया 8, और ये x लाइन में है तो 8 होगा, और ये 0 है तो क्या होगा 0, यानी इसका जो रियल आंसर होगा वो 0 8 9 होके क्या होगा 8 0 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला क्या होता है y। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दें, करा y अक्ष से 8 इकाई, तो ये मेरा y अक्ष है, यहां से कह रहा है 8 इकाई उधर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां से फिर 8 इकाई का ऊपर में ले रहे हैं, यहां से भी तो ले सकते हैं ना, तो यहां से 8 इकाई इसलिए ले रहे हैं। सवाल कहता है कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु है, यानी वो बिंदु x पर है, यानी इस पर है, तो इधर जाएंगे तब नहीं इस पर होगा बिंदु, इसलिए x का मान 8 होगा और y का मान कुछ नहीं मतलब 0, तो x y यानी x का मान 8 और y का मान 0, इसका जो आंसर होगा वो 8 0 होगा। तो इस तरह से आप लोग 8 0 में टिक लगाएंगे, यानी 8 0 कहाँ है 1 नंबर, ये सब क्या है गलत है। तो चलिए हम लोग और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यदि cos a बराबर 3/5 तो sec a का मान बताइए क्या होगा। तो त्रिकोणमिति यानी अध्याय 8 में आप लोग देखे होंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक चैप्टर है और एक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में आप लोग देखे होंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, उसमें से दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है वो उल्टा होता है सेक थीटा का, यानी अगर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉस थीटा। तो सवाल कहता है कि कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान हमारे पास, यानी कॉस ए मतलब एक थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा का मान 3/5 है। कितना है 3/5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा का बताइए क्या होगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कॉस का 3/5 है तो सेक का 5 ऊपर और 3 नीचे होगा, यानी 5/3 होगा। तो इस तरह से सेक थीटा का जो मान होगा वो 5/3 होगा। तो चलिए देखते हैं 5/3 कहाँ है। आप देख पा रहे हैं सी नंबर पे 5/3 है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 5/3 होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं यानी ऑब्जेक्टिव का 1 से 15 तक। अगले वीडियो में हम लोग 16 से 30 तक कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर। थैंक यू।